HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। पैनी नजर सरहद से लेकर संसद तक सीमांचल। चाणक्य की धरती बिहार ने हमेशा से देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई है। अगर इतिहास स्वयं को दोहराता है तो हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, महान रणनीतिकार जिन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को सफलता दिलाई। अब स्वयं उन्होंने राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है, जन स्वराज, और युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर जिला अतिथि गृह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए प्रेस वार्ता का प्रस्तुत है मुख्य अंश। देश का संविधान है, हर नागरिक को अधिकार है और कोई किसी को डरा नहीं सकता है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो सही लगे उसको चुनना चाहिए, उसको आगे वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बहुत करना चाहिए। बिहार के 1 मिनट, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया। अगर उसमें से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जाए तो वो करीब 3% राशि होती है। तो हम लोग की अपनी सोच ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में बिहार के वृद्ध लोगों का या असहाय लोगों के लिए 3% राशि अगर खर्च की जा रही है तो वो गलत नहीं है। बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे। आप लोग सब पत्रकार हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, जरा आप जोड़िए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती है। अगर आप हर महिला को 2500 रुपया महीना देंगे तो साल भर में करीब 1,55,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ और उसमें आप 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा, महिलाओं को कहां से पैसा आएगा? तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं है। जैसे उन्होंने वादा किया पिछली बार कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, उसी तरह का हम सबको 2500 रुपया दे देंगे। ये तो जनता के सामने है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि झूठ बोला जा रहा है। देश में बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिएगा, 1-2 और छोटे राज्यों को, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सीधे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। जन स्वराज शराबबंदी कानून को कैसे देखती है? अगर आपकी सरकार बनती है उसमें संशोधन होगा या ये कानून जारी रहेगा? आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है, इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है। हम लोग कह रहे हैं, और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और समाज के और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है, सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में हैं। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लिवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जन स्वराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं, भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से
बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो, मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। बिहार के लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि अगर शराबबंदी से फायदा होता तो भाई दूसरे राज्यों में भाजपा वाले इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये अच्छी वाली मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों बचा के रखा गया? इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये ढकोसलाबाजी है, पैसा कमाने का रास्ता है और गरीब लोगों का इससे शोषण हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। इसलिए वोट मिले न मिले, चाहे जितना दबाव हो, हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये ढकोसला वाला शराबबंदी का कानून हटा दिया जाए। देश की गिरती अर्थव्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे दिल्ली पंजाब में काम करते हैं जी, ये कब रुकेगा? जन स्वराज की सरकार बनी तो साल भर में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा ये भी बताया कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार से रुक गया उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पूंजी के पलायन को रोकने के लिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार में हर साल बिहार के बैंक 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा जो बिहार के लोगों का है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पूंजी का पलायन है। आप यहाँ से लोग जाते हैं वो आपको दिखता है, बैंकों से लाखों करोड़ रुपया बिहारियों का जो दूसरे राज्य में जा रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्य में भेजा है। तो पूंजी का पलायन जिस दिन रुकेगा तब बिहार से पलायन रुकेगा। दूसरी बात, पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं, एक और मजदूर हरियाणा पंजाब में जाकर खेती कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ खेती करने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा के किसान को, मनरेगा के तहत मजदूर को किसानी करने वाले से जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में मखाने की खेती हो रही है, उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। तो जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नगदी फसल की खेती करेगा, प्याज उगाएगा, आलू उगाएगा, लहसुन उगाएगा, मखाना उगाएगा, मसाला उगाएगा, उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ से कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुके। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि बिहार में अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग को किसी से मदद भी नहीं चाहिए। बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर हम लोग 4% ब्याज पर यहाँ पर घर घर लोगों को लोन उपलब्ध करा दे तो बिहार के लोगों में वो ताकत है, मेहनत करने का जज्बा है, घर घर में रोजी रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। तो ये 3 चीज बता रहे हैं, बैंकों के द्वारा किया जाने वाला पूंजी का पलायन रोकना, दूसरी बात मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात बिहार में रोजगार करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मुहैया कराना, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके, तभी बिहार में पलायन रुकेगा। चुनाव के समय दौरान अदर पार्टियों से राजनीतिक दल के लोग स्वराज में भी आ रहे हैं और अन्य पार्टी में जा रहे हैं। जो आपके पास जो स्वराज में जो अन्य दलों से जो आ रहे हैं उसमें कई दागी लोग भी हैं जो स्वराज में भी गिन कर चुके, वहां के अपने कार्यकर्ता शो कर रहे हैं। इस तरह के नेता क्या कार्रवाई करेंगे? शुरू से ये बात बताई गई, इस पर बहुत चर्चा हुई है कि क्या जन स्वराज में दूसरे दलों में रहे हुए लोगों को आने देना चाहिए या नहीं। हम लोगों ने इस पर चर्चा के बाद जो निर्णय लिया कि भाई किसी भी दूसरे दल में रहे हुए व्यक्ति को आने से रोकने का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे वोटर के तौर पर आपके पास विकल्प नहीं था तो भी आप गलत आदमी को वोट दे रहे थे। संभव है कि बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता विकल्प न होने की वजह से किसी न किसी दल में थे, आज वो जन स्वराज में आ रहे हैं। आपने कहा कि इनको क्या, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि अगर कोई दागी व्यक्ति शराब माफिया, बालू माफिया, क्रिमिनल, अगर उसको जन स्वराज में कोई जिम्मेवारी मिली है तो जरूर आप बताइए। जहां तक टिकटों का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं ऑन रिकॉर्ड, जन स्वराज में 2/3 से ज्यादा लोग, वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो कभी जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, दागी नहीं है, उनका कोई राजनीतिक चरित्र ऐसा नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके।
अपवाद के तौर पर ऐसे चुनाव लड़ सकते हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय रहे या चुनाव लड़े, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी और उनमें भी उन्हीं लोगों को अवसर दिया जाएगा जिनके चरित्र पर कोई बड़ा दाग न हो। चाहे आप कोई व्यवस्था बनाइए, उसमें यह संभव है कि 2-4 लोग गलत आ सकते हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्था है जिसमें ज्यादातर गलत लोग हैं, उसमें 2-4 अच्छे लोग आ भी जाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जनसुराज की सोच ये है कि इतने अच्छे लोग जरूर रहे जनसुराज में कि अगर कोई गलत आ भी जाए तो गलत न कर पाए। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर ओवैसी को आप किस रूप में देखते हैं बिहार में? किसको? ओवैसी को। ओवैसी जी को मैं हैदराबाद का, तेलंगाना का नेता जानता हूँ। पिछले बार उनकी पार्टी ने 4 सीट ली थी सीमांचल उनकी। भाई जब देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, बिहार के एक बड़े तबके में राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से बाहर अलग कोई नए विकल्प की चाहत है। चाहे वो जदयू का समर्थक है, राजद का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, सबके मन में ये बात है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, कुछ नया विकल्प आना चाहिए। वो विकल्प जनसुराज है कि नहीं है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, ये तो पत्रकार के तौर पर आप भी स्वीकार करेंगे। उसी के तहत पिछली बार बिहार के कुछ क्षेत्रों में ओवैसी साहब लड़ते हुए वो विकल्प के तौर पर दिखे, तो कुछ जगहों पर उनके उम्मीदवारों को वोट मिला। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, ओवैसी साहब को भी लड़ने का हक है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था गठबंधन होती है तो क्या उसमें आप सहमत होंगे? ओवैसी की अगर आपकी पार्टी, जब मैंने आपको कह दिया कि गठबंधन हो ही नहीं सकता है, तो 243 सीट है, इसके बाहर कोई गठबंधन होता हो तैयार है तो उससे बात की जाएगी। अरे भाई, दुनिया में कोई आ जाए, चिराग आए, दीपक आए, लालटेन आए, हाथ आए, कोई सवाल नहीं है। कितनी बार करें सर? देश की दोस्त मेरे बहुत लोग दोस्त हैं सर, मेरे दोस्त हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, देश की गिरती युवा नेता हैं, बिहार में जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है। वो भाजपा के साथ राजनीति करते हैं, हमारी राजनीति अलग है। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी पे आप कुछ बोलना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में जाके। देखिए, कुणाल कामरा जो हैं वो भी मेरे दोस्त हैं और विदूषक हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आप कहते हैं। कुछ बात उन्होंने कही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। अब जो बात उन्होंने कही है उसकी जांच होने दीजिए, लेकिन जहां तक मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। वो आदमी, जो लोग ये समझ रहे हैं कि राजनीति करेगा, वो आदमी राजनीति नहीं करेगा। वो आदमी रहता है पुडुचेरी में और वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, साथ में कुछ ये स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम करते हैं। उस आदमी के दिल में कोई राजनीतिक विद्वेष वाली बात नहीं है। ये लोग देश को प्यार करने वाले लोग हैं। शब्दों के चयन में कुछ गलती हो सकती है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। अगर उन्होंने शब्दों के चयन में कोई गलती की है तो जो यहाँ का कानून है उसके अनुरूप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति देश के या देश के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। राज्यसभा में महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, किसानों को डराने का प्रयास, किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा, इसलिए हम लोग वक्त के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है। उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के 32 मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30-35 साल से राजद वाले उनका शोषण कर रहे हैं। अब उनको ये डर सता रहा है कि हमारे लालटेन में जिन मुसलमानों की खून पसीने को किरासन तेल बनाकर आप जला रहे हैं, अपने घर में रोशनी कर रहे हैं, वो मुसलमानों को, उन साथियों को आज एक नया विकल्प जनसुराज में मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मुसलमान जनसुराज में आ गया, लेकिन मुसलमानों के सामने एक विकल्प, एक रास्ता खुल गया। अब इसको रोकने के लिए राजद के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। राजद के लोग ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों के लिए विकास के लिए क्या किया। वो तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं कह सकते हैं कि हमने मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी दी। तो
तो अब उन मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया उधर मत जाओ, जैसे भाजपा से डरा रहे थे वैसे जनसुराज से डरा रहे। मुसलमान क्यों डरे उनसे? सर एक अगर आप जो कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, तो मुसलमानों को इसका जजमेंट करने दीजिए। जब मुसलमानों पर सबसे बड़ा संकट आया सीए एनआरसी का, तो तेजस्वी यादव गए थे लड़ने, कि राहुल गांधी गए थे, कि अखिलेश यादव गए थे? कौन गया था? सीए एनआरसी की लड़ाई इसी प्रसाद किशोर ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल में लड़ी थी। अब जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, ये सीए एनआरसी कानून बनाने के पक्ष में इस आदमी ने वोट किया था। जैसे आज वक्फ का कानून बनाने के पक्ष में नीतीश कुमार वोट कर रहे हैं, उसी तरह सीए एनआरसी के पक्ष में भी इन्होंने वोट किया था। उसके विरोध में मैंने अपना सब कुछ जदयू में छोड़ा था। यहाँ कोई मुखिया ही नहीं छोड़ता है। यहाँ बिहार में दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर जगह पर हम बैठे हुए थे, सीए एनआरसी के लिए हमने वो छोड़ा। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के भी टीम है, तो भैया मुसलमानों को इसका निर्णय लेने दीजिए। हम कोई हिंदू मुसलमान की अगले पिछड़े की राजनीति करते नहीं है। हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े, जिसको अच्छा ना लगे उसको कोई बात नहीं, हो जिसके साथ रहना चाहता है रहे। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है? सड़क पर नमाज उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे, इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है, और यहाँ पर ये चीज कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है। और हम लोग की कामना है, इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। कटिहार खासकर झूठ नगरी रहा है और मखाना उत्पादक क्षेत्र रहा है सर। मखाना संशोधन बिल पर सीमांचल के इलाके में है, और बहुत संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? मखाना उद्योग को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है, लगाना भूल गए थे, फिर नीतीश कुमार का के साथ गलबैया कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चिल्ला कर 2 साल तक में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते हैं। आपकी प्रसिद्धि रही है, कई राजनीतिक पार्टियों को आपने जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अब जबकि जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में दमखम के साथ मैदान में है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप यूपीए गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे? भाई जब हमको बहुमत मिलेगा तो हम किसी गठबंधन में क्यों जाएंगे? शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? जी, तो बहुमत नहीं मिला तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं। सवाल ही नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद, न 2025 में न 2029 में। जब तक इस दल के कर्ता धर्ता के तौर पर मेरी भूमिका है, तब तक किसी भी तरह का कोई गठजोड़, कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात कहकर इस प्रयास को हमने शुरू किया है, वो उस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। और ये बात आप समझिए कि जन स्वराज बनाकर राजनीति करने की जो हम लोग की मंशा है, इसका उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है। हम लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जन स्वराज में, बहुत सारे लोग वो सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जन स्वराज में आ जाए और एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। इसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जो मंत्री और विधायक हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा जीवन में हासिल भगवान की दया से किया हुआ है। हम लोग आकर वापस इसलिए यहाँ ये शुरू किए हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाए। बिहार की बेटी का कर्ज है। 3 बार के मुखिया, वर्तमान कटिहार जिला जनसुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मंसूर साहब, तो बगल में है कटिहार के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर काजी साहब, जो पिछले 2 वर्षों से जनसुराज की एक स्तंभ बने हुए हैं कटिहार में। उनके बगल में
बहुत सक्रिय भी रहते हैं। तो बगल में है सीमा पुणे जी, जो प्रदेश महिला जनसुराज की महासचिव भी है और काफी सक्रिय रहती है। आपका परिचय इसलिए भी कराया हम लोगों ने कि आप सभी साथियों में से पत्रकार बंधुओं को अगर कोई सवाल इनसे भी पूछना हो तो आप इनसे ही सवाल पूछे। सारे सवालों का जवाब मेरे पास हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बात है जो ये लोग हमसे बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रेस की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपको जनसुराज के उद्देश्य को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। इस दल को बनाने के पीछे जो मंशा है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पिछले 30-35 साल से बिहार में राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से जो लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परंपरा चली आ रही है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से लोगों को निकालने के लिए बिहार में भी शिक्षा, पलायन, विकास की राजनीति की शुरुआत करने के लिए लोगों के सामने एक बेहतर और ईमानदार विकल्प देने के नियत से जो प्रयास 2-2.5 वर्ष पहले शुरू किया गया, अब उसका दलगत स्वरूप है। पूरे राज्य में उस दल का संगठन है और हम लोगों ने घोषणा की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों पर जनसुराज अपने दम पर अपने साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। जनता के सामने एक ईमानदार और सशक्त विकल्प रखेगा ताकि लोग मजबूरी में जानते समझते हुए भी गलत व्यक्ति को वोट देने की जो उनकी परंपरा रही है उससे बाहर निकल सके और बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, एक नया राजनीति की शुरुआत हो। इस नियत से इस चीज को शुरू किया गया है और उसी के तहत मैं आज यहाँ कटिहार में आया हूँ। मनिहारी में एक मेरी सभा है। कल हम लोग पूर्णिया और अररिया में थे। मनमनकी में मेरी एक सभा थी, अररिया में इफ्तार था और उसके बाद पूर्णिया शहर में प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक थी। आज मैं यहाँ अभी प्रेस करूंगा और इसके बाद हम लोग मनिहारी में एक जनसभा करेंगे और आने वाले कुछ समय में मैं अपना लंबा समय, कम से कम 2 हफ्ते या 1 महीना सीमांचल के 4-5 जिलों में जनसुराज को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय लगाऊंगा। उसी की प्रक्रिया, उसी की तैयारी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपके जो सवाल हैं उन सवालों का स्वागत है। डॉक्टर साहब आइए। नमस्कार सर। देश के चर्चित नमस्कार आप सभी साथियों का यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित होने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है बिहार में एक नए विकल्प की परिकल्पना को लेकर जो आगे बढ़े हैं, उसको पिछले 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल का स्वरूप दिया गया है। ये बताया गया था कि दल बनाकर या दल बनाने से पहले पूरे बिहार में मैं पदयात्रा करूंगा। दुर्भाग्यवश अभी 2 वर्ष पैदल चलने के बाद भी मैं अभी सीमांचल नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन इससे पहले मैं कटिहार एक बार आया था, आज दूसरी बार कटिहार आ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर हमारे साथी हैं, जो दलगत स्वरूप का हिस्सा है, एक बार उनका परिचय करा दें। इतना उठाइए फिर हम लोग जी वाला माइक, जी वाला, हाँ ऑन धीरे धीरे कर देते हैं। ऑन कर दिए। सब माइक को आगे बढ़ाओ धीरे धीरे। सर शुरू किया जाए।
डॉक्टर